हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्थशास्त्र का आपका पेपर है यहाँ पे 6 दिसंबर को होने वाला है। यहाँ पे अर्थशास्त्र के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आपके सिलेबस के आधार पर बताऊंगा। यही सारे क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर से कर लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशा है। देखिए चैप्टर आपका आना है, इसका एक क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय उस अर्थशास्त्र से है जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना। व्यष्टि है ना, जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जा रहा हो, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा करना है आपको, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से क्या है, अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। और यहाँ तक सीमित साधनों से, और आगे दिया गया है सीमित साधनों से अधिक उत्पादन करता है। देखिए पूरा यहाँ तक आंसर इसका कंप्लीटली रहेगा अर्थव्यवस्था का, है ना। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, देखिए मैं अब वही क्वेश्चन जो आपको पूछे जाने हैं परीक्षा में इंपोर्टेंट हैं वही बताऊंगा। अन्य इधर उधर से बाहर के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग फिर बुक तो आप लोगों के पास भी है कि हम पढ़ लेंगे, है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपके सिलेबस के हिसाब से आने चाहिए, है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। सेकंड नंबर के अध्याय से आपसे ये क्वेश्चन जरूर से कर लेंगे, उपयोगिता की परिभाषा, है ना। उपभोक्ता का अर्थ बताइए। उपभोक्ता वो आप समझ सकते हैं कि जो मतलब उपभोग करता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी कि हम जो दुकान पर जाते हैं और वहाँ से वस्तु लेकर के आते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उपभोक्ता हम कहलाते हैं ना। तो ये उपभोक्ता हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे उपयोगिता क्या है, ये तो वही उपयोगिता हो गई ना ये वाली, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे प्रोफेसर हॉब्सन के अनुसार इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। उपयोगिता एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की योग्यता है ना। उपयोगिता, है ना, हमारी वस्तु आवश्यकता को संतुष्ट, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, वही तो उपयोगिता है ना, संतुष्ट करने की। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं आगे क्वेश्चन आपके कौन कौन से रहने वाले हैं इसके। यहाँ पे मांग वाला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा आपको करके चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं मांग का क्वेश्चन दिया गया, मांग के नियम का महत्व समझाइए। तो करारोपण में सहायक है ना, मांग का नियम करारोपण में वित्त मंत्री को सहायता प्रदान करता है। कर आरोपण, है ना, क्योंकि मांग का नियम कर की दरों में कमी या वृद्धि के औचित्य को जानने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी अर्धवार्षिक के साथ साथ वार्षिक की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ तक इसका कंप्लीटली आंसर दिया गया है। मांग के जो यहाँ पे महत्व होते हैं, है ना, मांग के नियम व महत्व, इसमें दोनों कंप्लीटली हो जाते हैं। ये 3 हेडिंग्स आप लिखेंगे, आपको छोटा भी इससे कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, इससे पढ़ करके जितना आपको अच्छी तरीके से हो जाए, है ना। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं नीचे आंसर दिया गया है क्वेश्चन के साथ, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। तो देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमने आपके अन्य सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, है ना, इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि आपका अगला पेपर हिंदी का ही है ना। तो हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं और सारे के सारे वीडियोस अपलोड हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा। उपभोक्ता की आय, है ना, तो ये मांग की निर्धारित को प्रभावित करने वाले कारक कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। ये कुछ कारक जो होते हैं मांग को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, है ना, उन घटक हैं, है ना, घटक या कारक, है ना। तो ये इनको समझाएंगे आप। तो उपभोक्ता की आय, है ना, ये रहेगा। वस्तु की कीमत, धन का वितरण या धन की वितरण, उपभोक्ताओं की रुचि, मौसम एवं जलवायु। तो इस प्रकार से यहाँ पे हेडिंग में बताते जाता हूँ। उतना अच्छे भीतर से अगर समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी बहुत अधिक हैं बताने के लिए, तो मैं एक एक करके जल्दी ही बताते जाता हूँ। मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मांग की लोच वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग के नियम तो हैं ही इंपॉर्टेंट, मांग के नियम हो गए ये इंपॉर्टेंट है ना, ये रहेंगे आपके, है ना।
ये पूरा इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। 4-5 हेडिंग है इसकी, लेकिन आपको कुछ 4 हेडिंग जरूर से करके रख लेनी है ना, 5वीं अपन पढ़ लेंगे, है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में, जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, है ना, यहाँ पे बहुमूल्य रत्न, फैशन आदत रुचि एवं पसंदगी में परिवर्तन, है ना। तो फैशन आजकल तो कितना चेंज हो रहा है, कितने चेंजेस हो रहे हैं जल्दी जल्दी ही, है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखो, तो ये रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं आपको कौन सा अगला क्वेश्चन करना है। मैं आपको जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ इनमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद रहेंगे ये सारे क्वेश्चन, है ना, बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा आपको परीक्षा में इनसे, ये कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में संबंध बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना एक भी मत छोड़िएगा बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ना, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता, तीनों में संबंध बताना है, तो तीनों को यहाँ पे लिखा गया है। सेब की इकाई है ना, ये उदाहरण के लिए बताया गया है ना, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पूरा समझा सकते हैं, है ना। इससे पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका अगला चैप्टर आता है उत्पादन एवं लागत, है ना। आप लोग यदि कमेंट करेंगे ना तो मैं आपको क्या, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको इम्पोर्टेंट कंप्लीट करवा दूंगा, तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो, है ना। वैसे आप लोग वीडियो ज़्यादा नहीं देखते तो मैं यहाँ पे आप लोग यदि मांग करेंगे तो जरूर से करवा दूंगा। उत्पादन लागत से क्या आशा है ना, उत्पादन लागत का आशय उन सभी भुगतानों से है जो उत्पादन पर व्यय किए गए हैं, है ना। उत्पादन लागत यानी कि जो लागत लगती है ना, यदि किसी काम को करना है तो उसमें लागत तो लगेगी, है ना। जैसे कोई खेती भी कर रहा है तो उसमें लागत लगेगी, बीज लगेगा, है ना, जुताई का पैसा लगेगा, बुवाई, है ना, तो ये सारे के सारे ये लागत ही होती है। जो कोई काम करने से पहले हम उसमें जो पैसा लगाते हैं, यानी कि जो लागत लगा, जो जो कुछ भी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो लागत कहलाती है ना। तो उत्पादन लागत से क्या, उत्पादन लागत का आशय उन सभी भुगतानों से है जो उत्पादन पर व्यय किए गए, है ना। तो भुगतान करते हैं हम पहले जब, तो उस पर व्यय किया गया रुपया होता है, उसे ही उत्पादन लागत है ना। भले ही इसमें उत्पादन द्वारा प्रदान की गई पूंजी, भूमि, श्रम आदि सेवाओं का पुरस्कार भी शामिल है हो, साहसी का सामान्य लाभ भी इसमें सम्मिलित होता है। ये आंसर रहेगा कंप्लीट। इसके बाद सीमांत लागत क्या है ना, सीमांत लागत को समझेंगे। देखिए पूरा का पूरा आंसर दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं। उत्पादन की मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है ना, उत्पादन की मात्रा में जितना उत्पादन हुआ उसमें अगर एक इकाई के बढ़ाने या एक इकाई घटाया जाए पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है ना, जितनी हमने लागत लगाई है उत्पादन की मात्रा में से हमें एक इकाई घटाएं और एक इकाई जोड़ें, है ना, उसमें से जो कुल लागत में जो परिवर्तन होता है ना, जितनी हमने लगाई थी लागत, उससे सीमांत लागत माना जाता है ना। तो दूसरे शब्दों में वर्तमान में जितना उत्पादन हो रहा है उससे एक इकाई अधिक या कम उत्पादन करने से कुल लागत में जो कमी या वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ये पूरा कंप्लीटली आंसर आपका दिया गया है, इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका परिवर्तनशील लागत, किससे क्या समझते हैं ना, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग की लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है ना। यह लागत उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध रखती है। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन आने पर प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत समान रहती है, परंतु परिवर्तनीय लागत की कुल राशि उत्पादन इकाई मात्रा में परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, ईंधन, बिजली व शक्ति आदि परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको ये उदाहरण भी याद होने चाहिए। कैसे, अगर पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में कि परिवर्तनशील लागत का उदाहरण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता होनी चाहिए कि प्रत्यक्ष सामग्री हो गई, ईंधन हो गया, बिजली व शक्ति हो गया, तो ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, आपको अंतर बताना है। अंतर किसमें बताना है आपको, स्थिर लागत और यहाँ पे परिवर्तनशील लागत में अंतर, इन दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, स्थिर लागतों का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। तो ये इसका अंतर रहेगा, 3 अंतर इसके दिए गए हैं, जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाला पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, है ना। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया गया है,
पूर्ति को प्रभावित करने वाली विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, है ना। 4 अंकीय क्वेश्चन बन सकता है आपका ये, है ना। वैसे आप इसकी 4 हेडिंग्स ही याद रखेंगे, है ना। अगर 3 नंबर में आया तो कोई बात नहीं, 4 में आया तो कंप्लीट है ही ना। यहाँ पे देखेंगे सरकारी नीति, बाजार पूर्ति के निर्धारित तत्व इस प्रकार है ना। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार है। सरकारी नीति, है ना, सरकार नीतियाँ लाती है ना, तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक इन्हें कह सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन, उद्योग में फर्मों की संख्या, फर्म के उद्देश्य, जब किसी वस्तु की ऊंचे लाभ पर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। ये चारों हेडिंग्स रहेंगी आपकी, और यहाँ तक इसकी कंप्लीट हेडिंग दी गई है ना, तो इसे कंप्लीट रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ति की लोच को प्रभावित, देखिए मैंने आपको बताया ही था, है ना। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने, वस्तु की प्रकृति हो गई, उत्पादन लागत हो गई, समय हो गया, है ना, भावी कीमतों में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली हो गई। तो ये सारी जो है हेडिंग्स इसकी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास लिखा हुआ है यदि तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ से आपका अगला चैप्टर ही स्टार्ट होता है, बाजार संतुलन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए भैया यहाँ पे देख सकते हैं संतुलन कीमत, संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। तो देख सकते हैं जब मांग व पूर्ति की परस्पर विरोधी इकाइयाँ बोले तो शक्तियाँ है ना, शक्तियाँ एक बिंदु पर समान या शक्तिहीन हो जाती हैं, है ना। जब मांग व पूर्ति की परस्पर विरोधी शक्तियाँ एक बिंदु पर समान या शक्तिहीन हो जाती हैं, वहाँ पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा की ठीक इक्वल होती है, बराबर होती है। इसी संतुलन मूल्य के नाम से चुकाया जाता है ना, इसे इस साम्य बिंदु कहते हैं। ये रहेगा आंसर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बाजार संतुलन से क्या आशा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं कह के दे रहा हूँ कि बिल्कुल लिखा मिलेगा आपको पेपर में, कंप्लीट करके रखना इसे, है ना। तो बाजार संतुलन से क्या आशा है, संतुलन मूल्य से तात्पर्य ऐसे मूल्य से है जो मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद है क्वेश्चन आपका अधिपूर्ति किसे कहते हैं, है ना। तो अधिपूर्ति आपको पता होनी चाहिए। अधिपूर्ति के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, अधिपूर्ति किसे कहते हैं, है ना। इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे अधिपूर्ति का दिया ही गया है। यदि किसी कीमत पर बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। ये रहेगा आंसर। कीमत तल का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कीमत तल का आशय बाजार कीमत या संतुलन कीमत के ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित वह कीमत है जो उत्पादक उसकी उपज पर चुकाई जाती है ना, इसे न्यूनतम समर्थन कीमत भी कहते हैं। तो ये आंसर कंप्लीट कीजिएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे अगला चैप्टर ही आपका स्टार्ट होता है जो कि पूछा नहीं जाना है। फिर इसके अगला, है ना, इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका ये समष्टि अर्थशास्त्र परिचय। व्यष्टि तो हो ही गया था, फर्स्ट चैप्टर ही है, यहाँ से हमारा पार्ट सेकंड होता है अर्थशास्त्र का स्टार्ट। तो यहाँ से हम देखेंगे, है ना। तो देखिए वो व्यष्टि आप पढ़ चुके थे, तभी ये आपसे पूछ रहा है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताइए भाई, है ना। तो आप पढ़ चुके हैं ना, तो पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रतिनिधि सिद्धांत के अकॉर्डिंग इससे देखेंगे, है ना। समष्टि का सिद्धांत क्या होता है, व्यष्टि का होता क्या है ना, दोनों में डिफरेंस बताया गया। यह सीमांत विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, समष्टि, नहीं बोले तो व्यष्टि। समष्टि क्या करता है, यह आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, आय व रोजगार सिद्धांत का। यह क्या करता है, मूल्य सिद्धांत विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। यह रोजगार एवं आय का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्तिक इकाइयों में उच्चावचन की व्याख्या करता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करता है ना। यह व्यक्तिक इकाई पर कार्य कर रहा है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समष्टि बड़ा है भाई, है ना। तो इसके बाद देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र आपको पता होनी चाहिए क्या है ना। इसकी परिभाषा नीचे दी गई है, देख ही सकते हैं। समष्टि की परिभाषा रहेगी इसे देखिए, व्यक्तिगत मात्राओं का, है ना, ये कंप्लीट है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय, है ना, आय से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय से होता है ना। ये कंप्लीट रहेगा इसका समष्टि का। समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
दो विशेषताएं जरूर से याद रखिएगा इसकी। पहला आपको हेडिंग के अनुसार आपको इनमें दिया गया है व्यापक दृष्टिकोण, गतिशील अर्थव्यवस्था का महत्व। तो ये दोनों अंतर आपको ये दोनों अंतर बोले, ये अंतर नहीं विशेषताएं हैं यहाँ पे। अंतर तो वो आप याद होनी चाहिए व्यष्टि और समष्टि में, और ये विशेषताएं हैं ये याद होनी चाहिए, है ना। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहेगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन इसका, ये विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है इसका, लेकिन 2 अंकीय रूप में रहेगा, छोटा सा ही इसका आंसर है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए, यही तो आता नहीं बच्चों को। यहाँ पे देख सकते हैं बाजार कीमत पर शकल, ये आपको दिया जाता है क्वेश्चन भाई। मूल्य ह्रास दिया जाता है, प्रत्यक्ष कर दिया जाता है, अनुदान दे दिया है ना, इतना सारा दे दिया आपको। बस इसका आपको जो जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग करना है। क्या होता है सूत्र याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय निकालना हो तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय का सूत्र याद होना चाहिए, बराबर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, है ना। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हुए 900 करोड़ रुपए आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, है ना, ये रहेगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। इनके आधार पर यहाँ पे अंतर बताए गए हैं। किसके पास, समय, सेवा, वस्तुओं, निर्भरता, आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव, इनके आधार पर आपको यहाँ पे अंतर बताए गए हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय पूंजी। राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक समयावधि जैसे 1 वर्ष की होती है। राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय, है ना, तो 1 वर्ष की समयावधि होती है, जैसे 1 वर्ष की होती है ना। तो राष्ट्रीय पूंजी किसी समय विशेष पर होती है ना, यहाँ पर रहेगा। इसकी एक डेट फिक्स होती है ना, तो ये तो समयावधि, एक विशेष समयावधि होती है ना। इसके बाद राष्ट्रीय आय में सेवाएं शामिल होती हैं। जो राष्ट्रीय आय होती है ना इसमें सेवाएं शामिल होती हैं, और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, इसमें कोई सेवाएं शामिल नहीं होती हैं राष्ट्रीय पूंजी में। वस्तुएं, राष्ट्रीय आय में पूंजीगत व उपयोग दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं। राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है ना, इसमें पूंजीगत और उपयोग दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो ये रहेंगे इनके अंतर, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं समझाइए, है ना। तो हस्तांतरण भुगतान आपको पता होना चाहिए भाई। देख सकते हैं कुछ व्यक्तियों या परिवारों को ऐसी मौद्रिक आय भी प्राप्त होती है जो कि ये बिना अपने साधनों का अपनी सेवाओं की पूर्ति किए प्राप्त करते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन राहत, क्षतिपूर्ति आदि। इन भुगतानों को ही सामूहिक रूप से हस्तांतरण भुगतान कहते हैं ना। यह बिना अपने साधनों का अपनी सेवाओं की पूर्ति किए प्राप्त करते हैं ना, बिना साधनों के, यानी कोई साधन मतलब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका वो अधिकार है तो वो उन्हें मिलता है, ठीक बात है वो तो, है ना। तो ये हस्तांतरण भुगतान रहेगा आपका, है ना। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इतनी ही परिभाषा याद रखेंगे, पूरा आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। आप इम्पोर्टेंट ही देखने आए हैं, यहाँ पे कोई डिटेल पढ़ने नहीं आए हैं। यहाँ पे देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। तो ये आपका अंतर दिया गया है, दोनों में अंतर आपको याद होनी चाहिए, अच्छी तरीके से इसे देख लीजिएगा। बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, है ना। साधन लागत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कंप्लीट रहेंगे दोनों अंतर इसके, है ना। तो 4 अंतर दिए गए हैं, 4 कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगले चैप्टर से रहेगा मुद्रा और बैंकिंग। आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, इसी का मैं आपको मुद्रा का अर्थ बताइए ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो ये देख सकते हैं बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हर बार आता है। अगर पूछ लिएगा मार्शल के अनुसार मुद्रा की परिभाषा लिखिए तो पता होनी चाहिए, देखिए, है ना। इसलिए मैं आपको परिभाषा, आंग्ल भाषा का मनी लैटिन भाषा के मोनेटा से बना है ना। रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मनी कहा जाता था। रोम के निवासी देवी जूनो की क्षमता प्रतिमा के समक्ष सिक्कों का टंकन करते थे, है ना। इसलिए इसे देवी के नाम पर मुद्रा का नामकरण जो है किया गया है ना। नैप के अनुसार मुद्रा की परिभाषा क्या है, तो नैप कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। अच्छी बात है भाई, यहाँ पर रहेगा नैप के अनुसार। मार्शल के अनुसार परिभाषा दी गई है ना, तो मार्शल के अनुसार ये रही परिभाषा, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। आप वस्तु विनिमय आज से नहीं, सोशल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका, ये 5वीं 6वीं से लेकर के, है ना। साइंस में आपने इसे देखा होगा। तो इसे देखेंगे कैसे, एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु सेवा या प्राप्त करने के कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं ना। अगर देखिए वस्तु विनिमय ये होता है, आपके पास कोई वस्तु है, दूसरे के पास कोई वस्तु है, आपको वो वस्तु चाहिए जो आपके पास है, उसके पास वो वस्तु है जो आपको चाहिए, है ना। तो आप दोनों आदान प्रदान कर लेते हैं ना, एक दूसरे को वस्तु का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं ना, अथवा एक दूसरे के सेवक टाइप का कार्य करते हैं। तो ऐसे इसी को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं।
तो वस्तुओं के हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं के उत्पादक स्वयं उपस्थित होकर अपनी वांछित वस्तुओं का हस्तांतरण करते हैं, है ना। इसलिए इसे प्रत्यक्ष विनिमय भी कहा जाता है ना, कि दोनों समक्ष होते हैं, है ना, कोई छुपा चोरी वाला काम नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष विनिमय इसे कहा जाता है। तो ये रहेगा कम्प्लीटली आंसर इसका, याद रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। ये तो वही बात हो गई, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, उसका ही आंसर रहेगा, यही आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अंतर दिए गए है, अगला क्वेश्चन में अंतर दिया गया भैया, तो ये अंतर रहेगा आपका बैंक दर तथा रेपो दर में अंतर लिखिए। देख लीजिए दोनों तरफ दिया गया है ना। तो बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक रिजर्व, है ना, कि आरबीआई जो है ना, से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। रेपो दर क्या है, रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई से अल्पावधि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इससे ज़्यादा समय बैंक से हम क्या कर, बैंक दर से हम ज़्यादा समय के लिए जो है वो लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। और रेपो दर में क्या होता है, इससे हम थोड़े कम समय के लिए, अल्पावधि के लिए, है ना, कम समय के लिए यहाँ पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जब बैंक से राशि ऋण के रूप में लेते हैं तो निर्धारित ब्याज की दर बैंक दर कहलाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब बैंक अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के, है ना, इसमें हमें अपनी घर की चीज़ों को, है ना, कोई कीमती चीज़ होती है ना, उसे गिरवी रखना पड़ता है। जब वो हमें क्या होता है, जब वो हमें ऋण देती है, और उसे रेपो दर कहते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निर्धारित ब्याज लगता है, इसमें हम अपनी वस्तुओं को रख देते हैं गिरवी, वही रख लो, हम पैसा ले जा रहे हैं, जब हो जाएगा तो दे देना वापस, ऐसा हो जाता है ना। तो उसे रेपो दर कहते हैं। इसके बाद बैंक दर हमेशा रेपो दर से ज़्यादा होती है, रेपो दर हमेशा बैंक दर से कम होती है। देखिए ये जो है ना बैंक दर, ये बड़ी होती है ना, ज़्यादा समय के लिए मिल रही है, इसमें ब्याज लगता है। इसमें हम क्या करते हैं, वस्तुएं गिरवी रखते हैं। इसमें ऋण जो मिलता है हमें, वो कम समय की मिलता है, इसमें ज़्यादा समय की मिलता है। और बैंक दर होती है वो बड़ी होती है, इसलिए वो क्या होती है, रेपो दर से ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा ये होती है ना, इससे कम ये होती है ना। तो ये अंतर एक हो गया। बैंक दर बढ़ने से उपभोक्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, रेपो दर बढ़ने से उपभोक्ता पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बात नहीं होती, इसमें ब्याज लगता है ना। इसके बाद मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखे। तो मुद्रा विनिमय का बहुत बड़ा माध्यम है। देखिए मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यह मुद्रा का सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण कार्य है ना, क्या, विनिमय। तो ये रहेगा इसका, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक रहेगा, और ये सेकंड इसकी हेडिंग रहेगी। इसके बाद और इसका आंसर दिया गया है, यहीं तक कंप्लीट है नहीं, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आपके अगले सारे क्वेश्चन जो भी रह गए हैं ना, वो मैं जल्दी ही बताते जा रहा हूँ आपको। केंद्रीय बैंकों के कार्य लिखिए। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे अंतर का आधार क्या है, जनता के साथ संबंध, जमा पर ब्याज, स्थिति, नोट निर्गमन, ध्येय। तो ये कुछ यहाँ पे बताए गए हैं आपको, इनके आधार पर आप यहाँ पे अंतर देंगे। देखिए केंद्रीय बैंक की तरफ व्यापारिक बैंक, तो कार्य पूछे गए हैं केंद्रीय बैंकों के कार्य, तो अंतर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इन्हें याद रखेंगे तो ये केंद्रीय बैंक के कार्य हो गए, इन दोनों को याद रखेंगे तो इनमें अंतर हो गया, इन्हें याद रखेंगे तो व्यापारिक बैंक के कार्य हो गए, और उसके गुण हो गए या उसके समझाने के लक्षण टाइप हो गए, है ना। तो ये रहेगा इसका अंतर। कंप्लीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ तक पूरा कंप्लीट रहेगा आपका, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, यहाँ से आपका अगला चैप्टर ही स्टार्ट होता है, जिसका नाम है आय और रोजगार के निर्धारण। तो देख सकते हैं इकाई 4 में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए। तो समग्र पूर्ति का अंतर दिया गया है, कुल पूर्ति का आशय संपूर्ण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था से उत्पन्न माल तथा उपयोगों तथा सेवाओं के योग से होता है, जो व्यक्तियों, फर्मों अथवा सरकार के द्वारा उत्पन्न किया गया है। हाँ, तो ये पूरा इसका कम्प्लीटली आंसर रहेगा। इसके बाद केन्स की आय व रोजगार सिद्धांत के दोष लिखिए, है ना। तो ये रहेगा इसका, है ना। ये पहला यहाँ पे सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत नहीं, केन्स का रोजगार सिद्धांत सभी स्थानों व परिस्थितियों में लागू नहीं होता है ना। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से केन्स का सिद्धांत और दोष वगैरह। तो इसके बाद यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाता है ना, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं बचत फलन की व्याख्या कीजिए, है ना। बचत फलन की व्याख्या कीजिए, ये पूरा आंसर आपका इतना कंप्लीट रहेगा। इससे आप देख सकते हैं ये पूरा आंसर आपको कंप्लीट करना है ना। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस में अंतर लिखना है आपको, अधिक मांग एवं अभावी मांग में अंतर लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है अंतर के साथ। देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी छात्र यहाँ पे अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं ना। हिंदी की तैयारी के लिए आपको वीडियो देख लेना है, चैनल पर अपलोडेड है। यहाँ पर देख सकते हैं अभावी मांग के 3 कारण लिखिए। निर्यात मांग में गिरावट, जब निर्यात मांग घट जाती है तो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग में कमी आती है ना।
जब निर्यात मांग घट जाएगी ना तो रोजगार संतुलन के लिए रोजगार संतुलन नहीं बना रहेगा भैया। जब कुल मांग घट जाएगी ना, मांग घट जाएगी तो रोजगार संतुलन बिगड़ेगा, आवश्यक संतुलन मांग में कमी आती है और अभावी मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। ये रहेगा सेकंड हेडिंग इसकी रहेगी। इसके बाद इसकी थर्ड हेडिंग यहाँ पे रहेगी उपभोग मांग में गिरावट, है ना। इसके बाद देख सकते हैं परंपरागत रोजगार सिद्धांत लिखिए, है ना, परंपरागत रोजगार सिद्धांत लिखिए। तो ये रहेगा इसका आंसर, यहाँ पे देख ही सकते हैं। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत, रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः ही स्थापित होती है तथा यह स्थिति बाजार शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के स्वतः समायोजन द्वारा बनी रहती है। ये पूरा इसका कंप्लीटली आंसर रहेगा यहाँ पे, यहाँ तक, है ना। ये रहेगा, है ना। इसे कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है आपका केन्स की आय व रोजगार संबंध सिद्धांत। ये आपको कुछ देख तो लेना है, लेकिन सारा का सारा ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, है ना। अब आपको सरकारी बजट भी याद रखना है भाई। सरकारी बजट क्या है, सरकारी बजट याद रखिएगा, ये रहेगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे में अंतर याद होने चाहिए, कंप्लीट कर लेंगे इसे, है ना। ये सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक भी मत छोड़ना। तो इतना ही आपका सिलेबस अभी पूछा जाना है, इन्हें आप कंप्लीट कीजिए आपकी परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इतने जो छात्र कर लेता है ना, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम आपके अन्य सब्जेक्ट के तो लाने ही हैं, साथ ही में हम आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस प्रकार से हेल्प चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।